मैंने अपने ही हाथों से जहर मिली शराब उस औरत को थमा दी जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि उस शराब में जहर है। फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक ही घूंट में पी लिया। जब तक उसने खून की उल्टी करते हुए मेरी बाहों में दम नहीं तोड़ना शुरू किया, तब जाकर मुझे अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। मेरे साथ धोखा हुआ था। मेरी बचपन की दोस्त वैनी चांद ने मुझे जो दिया था वह कोई बेहोशी की दवा नहीं बल्कि जानलेवा जहर था। लू सिहान की सांसें बेहद कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन वह फिर भी धीमी आवाज में मुझे दिलासा दे रही थी। आज हमारी शादी का दिन है, मत रो। तभी वेनीचान की कान चीर देने वाली हंसी गूंज उठी। सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा भी ऐसा दिन आएगा। मैं पागलों की तरह उस पर चीख पड़ा। तुमने कहा था कि यह सिर्फ बेहोशी की दवा है, फिर खून क्यों निकल रहा है? जल्दी मुझे इसका इलाज दो। लेकिन वेनीचान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसकी आंखों में सिर्फ चालाकी और साजिश भरी हुई थी। सुनो, मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने मेरी जगह लू सिहान को खत्म कर दिया। चलो, अब तुम्हें सच बता ही देती हूं। मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करती रही हूं। उसकी एक भी बात मेरे कानों में नहीं पड़ी। मैं बस लू सिहान को अपनी बाहों में कसकर पकड़े रोता रहा। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तुम जानती थी कि मैंने जहर मिलाया है, फिर भी तुमने उसे क्यों पिया? मैंने अपना माथा उसके माथे से सटा दिया। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, वो हमारी शादी की शराब थी। मुझे डर था, अगर आज नहीं पी तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी और मेरा दिल भी डूबता जा रहा था। मैं बेतहाशा सिर हिलाने लगा। नहीं, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। सोना मत। मैं तुमसे शादी करूंगा। इस पूरी जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा, ठीक है? लेकिन उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत जुटाकर मुझसे पूछा, सुनो, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? यह पहली बार था जब उसने मुझसे यह सवाल पूछा, और आखिरी बार भी। मेरे मुंह से तुरंत निकल पड़ा, हाँ कहा ना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन अब वह यह सुनने के लिए जिंदा नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे गाल को सहला रहा उसका हाथ बेबस होकर नीचे गिर गया। मैं उसके ठंडे पड़ चुके शरीर के सहारे जमीन पर फिसलकर बैठ गया। मेरी आंखों से आखिरी बार खून के आंसू बह निकले। मरने से ठीक पहले मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने ही हाथों से उस इंसान को खो दिया जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अगर अगला जन्म मिला तो इस बार मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें प्यार करने में लगा दूंगा। लेकिन तभी अगले ही पल मेरे कानों में किसी की घबराई हुई आवाज गूंजी, यंग मास्टर, जल्दी उठिए, मिस वैन को किसी ने मार दिया है। मैंने झटके से अपनी आंखें खोल दी। मेरे सामने घबराई हुई चुनताओ खड़ी थी। मुझे यूं स्तब्ध देखकर वह और घबरा गई। आज आपका 20वां जन्मदिन है। कल रात लू सिहान आपको उठा ले गई थी। जब मिस वेन आपको वापस लेने आई तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ है। मैं लड़खड़ाते हुए आईने के सामने पहुंचा। सचमुच मैंने वही कपड़े पहन रखे थे जो अपने 20वें जन्मदिन पर पहने थे। बस एक फर्क था, मेरे टखने में एक ठंडी इलेक्ट्रॉनिक बेड़ी बंधी हुई थी। मैं सचमुच वापस आ गया था। मैं उसी दिन लौट आया था जिस दिन लू सिहान ने मुझे पहली बार अपने पास कैद किया था। चुनताओ अभी भी रोते हुए कह रही थी, यंग मास्टर, क्या आपने ही नहीं कहा था कि जैसे ही मिस वैन की कोई खबर मिले आपको तुरंत बताया जाए? वह इतनी बुरी तरह घायल है, फिर भी सिर्फ आपको यहां से ले जाने के बारे में सोच रही हैं। लू सिहान तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। पिछले जन्म में मैंने भी इन्हीं बातों पर यकीन कर लिया था और इसी वजह से लू सिहान से नफरत करने लगा था। लेकिन इस बार मैं अचानक उठ खड़ा हुआ, पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, वेन ईचान की गुस्से से भरी आवाज से सुनाई दी, लू सिहान, आज मैं उसे हर हाल में अपने साथ लेकर जाऊंगी। क्या तुम्हें पुलिस से भी डर नहीं लगता? लू सिहान सोफे से टिककर ठंडी हंसी हंसी, पुलिस? अगर पुलिस से कुछ होता तो तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत पड़ती? वेन ईचान गुस्से से कांपने लगी। धोखेबाज, निर्दयी, तुम जैसी नाली की गंदी कीड़ा सुमुंह के लायक ही नहीं हो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लू सिहान बिजली की रफ्तार से उठी और एक ही मुक्के में वेन यीचान को जमीन पर गिरा दिया। यह दृश्य ठीक मेरी आंखों के सामने हुआ। मेरी नजरें लू सिहान पर ही टिक गईं। वह जिंदा थी। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैं बिना कुछ सोचे उसकी तरफ भाग पड़ा। लू सिहान ने बस एक ठंडी नजर मुझ पर डाली, फिर हमेशा की तरह मुड़ गई। उसे लगा कि मैं फिर से उस पर चिल्लाने वाला हूं। आखिर पहले जब भी वह वैन ईचान के बारे में एक भी बुरा शब्द कहती थी, मैं उससे जोरदार झगड़ा करता था। लेकिन इस बार मैंने उसे पीछे से कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अहन, पिछले जन्म में
तुम्हें खोने का दर्द मेरी रूह तक में बस गया था। इस जन्म में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपना चेहरा उसकी छाती से लगाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही लू सिहान ने मेरे आंसू महसूस किए, वह तुरंत बेचैन हो गई। उसने दांत भींचते हुए मेरी ठुड्डी पकड़ ली। क्या वह तुम्हारे लिए इतनी कीमती है? मैंने उसे बस एक बार छुआ और तुम्हें इतना दर्द हो रहा है? जमीन पर पड़ी वैन यीछान अब भी बेचारी बनने का नाटक कर रही थी। सुनो, मुझे पता है तुम मजबूर हो, मेरे साथ चलो, मैं कभी तुम्हें ठुकराऊंगी नहीं। मैंने लू सिहान को और कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से सिर हिलाने लगा। अगले ही पल मैंने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। लू सिहान का पूरा शरीर एक पल में सख्त हो गया। उसकी सांसें थम सी गईं। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट की एक हल्की सी झलक दिखाई दी, जिसका एहसास शायद उसे खुद भी नहीं था। वैन यीछान तो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। सुनुओ, उससे मत गिड़गिड़ाओ, मैं तुम्हारे ऐसा करने के लायक नहीं हूं। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। मेरी पूरी दुनिया में सिर्फ लू सिहान ही थी। मैंने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। वह बहुत शोर मचा रही है। अब वह जा चुकी है तो तुम्हारा नाटक भी खत्म हो जाना चाहिए, है ना? लेकिन लू सिहान को लगा कि मैं अभी भी अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके वेन यीछान को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। उसने ठंडे स्वर में पूछा, आखिर तुम मुझे कब तक पकड़े रहोगे? लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और उसे पहले से भी ज्यादा कसकर गले लगा लिया। वह जितनी बार मुझे अपने से दूर करने की कोशिश करती, मैं उतनी ही जल्दी फिर से उससे लिपट जाता। आखिरकार शायद वह भी मेरे आगे हार मान गई। उसने बस अपने होंठ भींच ली और छूटने की कोशिश करना छोड़ दिया। अनजाने में सॉसेज जारी। काफी देर बाद मैं भारी नाक वाली आवाज में बुदबुदाया, सिहान। लेकिन उसने अपनी आंखें खोलने की भी जहमत नहीं उठाई। मैंने फिर पुकारा, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आखिरकार उसने मुंह खोला, लेकिन उसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। तुम क्या कहना चाहते हो? लू सिहान ने अचानक मेरा हाथ झटक दिया और दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। तुम चाहे जो भी कहो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, और तुम भागने के बारे में सोचने की भी कोशिश मत करना। इतना कहकर वह चली गई। उसने मुझे सफाई देने का जरा भी मौका नहीं दिया। फिर वही शब्द, बिल्कुल वही शब्द जो उसने पिछले जन्म में भी कहे थे। एक समय था जब इन्हीं शब्दों की वजह से मैं उससे हद से ज्यादा नफरत करता था। लेकिन अब अगर तुम बस एक बार मुझे देखकर मुस्कुरा दो तो मैं अपनी जान तक तुम्हें दे सकता हूं। लेकिन वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी और मैं भी सच बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने पजामे में ही जिद करके देर रात तक हॉल के सोफे पर उसका इंतजार किया। भले ही मेरा फोन भी बंद हो गया था, लेकिन अगर इससे मुझे बस उसे देखने का मौका मिल सकता था तो मैं खुशी खुशी इंतजार करता। तभी चुनताओ मेरे लिए एक कंबल लेकर आई और उसे मेरे ऊपर डालते हुए बोली, यंग मास्टर, रात के 12 बज चुके हैं। मिस लू अब वापस नहीं आएंगी। मैंने सिर हिलाकर उसका हाथ हटा दिया। तुम पहले जाकर सो जाओ, मैं थोड़ा और उसका इंतजार करूंगा। मैंने अपना सिर हाथ पर टिकाया। मेरे दिमाग में बार बार पिछले जन्म का वही दृश्य घूम रहा था जिसमें वह मेरी बाहों में गिर गई थी। जब भी मैं उस पल को याद करता, दर्द इतना ज्यादा होता कि मेरी सांसें तक रुकने लगतीं। आखिर कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? उसे अच्छी तरह पता था कि वह जहर मिली शराब है, फिर भी उसने बिना किसी डर के उसे पी लिया। तभी अचानक नीचे की पार्किंग से तेज ब्रेक लगने की आवाज आई। इसके बाद अस्त व्यस्त कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं झटके से खड़ा हुआ और ठीक दरवाजे पर मेरी मुलाकात लू सिहान से हो गई। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसकी आस्तीनें कोहनी तक मुड़ी हुई थीं। उसकी आस्तीन से बहता हुआ खून उसके पूरे बाजू को लाल कर चुका था। इतना ही नहीं, उसकी आंखों के आसपास और गाल की हड्डी पर भी चोट के निशान थे और उसके होंठों के कोने पर भी खून की एक चुभने वाली लकीर थी। तुम घायल हो गई हो? मैं घबराकर उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके सहायक शेनमो ने मुझे रोक दिया। यंग मास्टर सू, आप पहले आराम कीजिए, मिस लू के लिए खास डॉक्टर हैं। तभी मेरी नजर उसके पीछे खड़े 4 डॉक्टरों पर पड़ी। हर एक डॉक्टर चिकित्सा जगत का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था, लेकिन लू सिहान बस मुझे ठंडी निगाहों से देखती रही। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं मजबूरी में रास्ते से हट गया और उन्हें ऊपर जाते हुए देखने लगा। लेकिन जैसे ही वे मेडिकल रूम में पहुंचे, शेनमो ने बेरहमी से मुझे दरवाजे के बाहर ही रोक दिया। उसे इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? मैं बेचैनी से अंदर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी दरवाजा मेरे सामने जोर से बंद हो गया। शेनमो की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। इसका यंग मास्टर सू से कोई लेना देना नहीं है। कृपया मिस लू के इलाज में बाधा मत डालिए। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं यहीं उसका इंतजार करूंगा। मैं जिद करके दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। उसने मेरी तरफ तिरस्कार से देखा और सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी मर्जी।
फिर वह मुड़कर मेडिकल रूम के अंदर चली गई। दरवाजे के बाहर अब मैं अकेला रह गया था। मैं यह बिल्कुल याद नहीं कर पा रहा था कि पिछले जन्म में वह घायल क्यों हुई थी। उस समय तो मैं अपने कमरे में बैठकर उसे पागलों की तरह कोसता रहता था। मैं तो चाहता था कि वह जल्दी से मर जाए, तो फिर मुझे उसकी जिंदगी और मौत की चिंता कैसे होती। तभी अचानक मुझे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दीं। वह चली गई। यह लू सिहान की कमजोर और थकी हुई आवाज थी। शेनमो ने जवाब दिया, मैम, यंग मास्टर सू ने कहा है कि वह दरवाजे के बाहर आपका इंतजार करेंगे। मिस लू, क्या आप आज रात की असली बात भी उन्हें नहीं बताएंगी? लू सिहान की आवाज में खुद पर ही व्यंग्य था। उसे बताकर भी क्या फायदा? वह बस यही सोचेगी कि मैं बेवजह उसके मामलों में दखल दे रही हूं। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मेरी आंखों से आंसू अचानक बह निकले। पिछले जन्म में? वह सही कह रही थी। मैं सच में यही सोचता। मैं सच में उसके लिए सिर्फ सबसे जहरीले शब्दों का इस्तेमाल करता था और उसे बुरी तरह कोसता था। तभी मैंने शेन मो को उसके लिए आवाज उठाते हुए सुना, मिस लू, आखिर उस आदमी में ऐसा क्या अच्छा है? वह हर बार आपकी भावनाओं को ठुकरा देता है, आपके प्यार की कभी कद्र नहीं करता और ऊपर से आपको बुरा भला भी कहता है। शेन मो! लू सिहान ने अचानक गुस्से में उसे डांटा। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। दरवाजे के पार से भी मुझे उसकी आवाज में छिपी ठंडक महसूस हो रही थी। लेकिन वह मेरा बचाव कर रही थी। भले ही मैं उससे नफरत करता था, उसे बुरा भला कहता था, फिर भी वह अब भी अनजाने में मेरा पक्ष ले रही थी। पता नहीं कितना समय बीत गया। आखिरकार मेडिकल रूम का दरवाजा खुला। मैं तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। क्या मैं अंदर जाकर उसे देख सकता हूं? शेनमो मुझे रोकने ही वाला था कि अंदर से लू सिहान की भारी आवाज आई, उसे अंदर आने दो। मैं तुरंत कमरे के अंदर भागा, लेकिन उसे देखते ही मैं वहीं स्तब्ध रह गया। उसकी कमर पर मोटी पट्टियां बंधी हुई थीं और उसकी बांह पर बना वह भयानक चाकू का घाव देखकर मेरी आंखों में जैसे दर्द उतर गया। मैं उसके पास गया और नीचे बैठ गया। मेरी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। ये फिर कौन सा नाटक चल रहा है? लू सिहान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि मैं फिर से वेन यीछान के लिए उसके सामने नाटक कर रहा हूं। मैंने बहुत सावधानी से उसकी उंगलियों को छुआ। आगे से फिर कभी लड़ाई मत करना, ठीक है? मैं अपना हाथ वापस खींचने वाला था, लेकिन उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता था, जिस काम को वह कर नहीं सकती उसका वादा वह कभी आसानी से नहीं करती। मैंने अपना सिर अपनी बांह पर टिकाया और एक तरफ से उसे देखने लगा। लू सिहान, हूं? कुछ नहीं, बस तुम्हें बुलाने का मन हुआ। मेरी बात खत्म होते ही मुझे 2 बार खांसी आ गई। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मेरी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर हिलाया और उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। क्या तुम मुझे जाने के लिए नहीं कह सकती? वह अपने मुंह से भले ही बेरहम बातें कह रही थी, लेकिन उसका हाथ मेरे हाथ को और भी कस कर पकड़े हुए था। पता ही नहीं चला और मैं उसके बिस्तर के पास टिक कर सो गया। जब किसी आवाज़ से मेरी नींद खुली तो मुझे एहसास हुआ कि पता नहीं कब मैं बिस्तर पर आकर लेट गया था। मेरी आंखों के सामने लू सिहान की बांह थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, लेकिन तभी उसने अचानक बोल दिया। मैं बिजली की रफ्तार से अपना हाथ पीछे खींच लिया। जाग गए? वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कोई खुद ही चलकर मेरे बिस्तर पर आया था। मैंने हैरानी से पूछा, मुझे इसकी बिल्कुल भी याद नहीं है। वह बोली, तुम तो सुअर की तरह सो रहे थे, इसलिए तुम्हें याद भी नहीं होगा। उसने कपड़े उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गलती से उसके घाव पर जोर पड़ गया। उसने दर्द से एक तेज सांस खींची। मैंने तुरंत उससे पहले उसके कपड़े उठा लिए और उसके ऊपर डाल दिए। मैं तुम्हारा बिस्तर छोड़ देता हूं, तुम थोड़ी देर और लेट जाओ। लू सिहान ने शक भरी नजर से मेरी तरफ देखा। यहां कोई और है भी नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने जल्दी से कहा, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास वेन यीछान को परेशान करने का समय ही नहीं है। मैं घबरा गया। मैंने जो कहा उसका मतलब, मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं है। मैं सच में तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। मैं मान गया। उसने मुंह से तो ऐसा कहा, लेकिन खुद उठकर बिना पीछे देखे बाहर जाने लगा। यह साफ था कि उसने मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया था। मैं जल्दी से बिस्तर से उतरा और उसके पीछे भागा। मैंने उससे पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है कि तुम अभी मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। वह मेरी तरफ देखने लगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे दिल को एक झटका लगा। उसे कैसे पता चला कि मैं क्या चाहता हूं? हम दोनों की आंखें चार हुईं। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी खूंखार भेड़िए की नजर एक डरे हुए खरगोश पर पड़ गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे कभी भी जिंदा निगल जाएगा। मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाई। मैं अपने माता पिता को फोन करके उन्हें अपनी सलामती की खबर देना चाहता हूं। तुम मुझे इस तरह बिना कुछ बताए अपने साथ ले आई हो, इसलिए वे लोग बहुत परेशान होंगे।
मैं वादा करता हूं कि मैं उन्हें अच्छी तरह समझा दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा। मैं अपनी मर्जी से यहां रहूंगा। वह मुझे घूरता रहा। सच में? अपनी मर्जी से? या बस दिखावे के लिए? क्या तुम सच में तैयार हो? मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा। अचानक मैंने उसके कॉलर को कसकर पकड़ लिया और उसके होंठों को चूम लिया। हाँ, मैं तैयार हूं। काली मेबैक कार के अंदर लू सिहान अचानक अपनी यादों से जाग उठी। मिस लू! मिस लू! शेनमो ने उसके पास कई बार पुकारा। क्या आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? नहीं। तभी शेनमो का फोन बज उठा। फोन पर बात खत्म करते ही उसका चेहरा अचानक बदल गया। मिस लू! ब्लैक मार्केट के बॉस की तरफ से खबर आई है। हमारे माल की एक खेप नकली निकली है और विक्रेता भी गायब हो गया है। वह अपने लोगों को लेकर हमारी तरफ आ रहा है। लू सिहान की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी गहरी आंखें खतरनाक तरीके से संकरी हो गईं। उसे जिंदा पकड़ना और ब्लैक मार्केट आइलैंड चलो। उसी समय मेरे फोन पर आवाज आई। लूनो! तुम अभी कैसी हो? क्या उस आदमी ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? मैंने तुरंत उसे शांत करने की कोशिश की। मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लू सिहान ने मुझे कुछ नहीं किया है। आप लोग चिंता मत करो। लेकिन फोन के दूसरी तरफ मेरे पिता खुद को दोष देने लगे। सब मेरी गलती है। तुम्हारे पिता में इतनी क्षमता भी नहीं थी कि मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी के द्वारा ले जाए जाने के बाद वापस ला पाता। मेरी नाक में दर्द सा हुआ और मेरी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं सच में ठीक हूं। आप और मां बिल्कुल चिंता मत करना। और प्लीज दीदी को कुछ मत बताना। फोन काटने के बाद मैं पीछे के बगीचे में चला गया, लेकिन मेरी बाईं आंख लगातार फड़क रही थी। जब से लू सिहान यहां से गई थी, तब से मेरे दिल में लगातार एक बुरा एहसास हो रहा था। चुनताओ, क्या तुम्हें पता है कि लू सिहान आज कहाँ गई है? चुनताओ ने सिर हिला दिया। मैं तो सिर्फ यंग मास्टर की देखभाल और आपकी रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखती हूँ। लेकिन आज सुबह शायद। मैंने अचानक उसकी बात काट दी। तभी मुझे कुछ याद आया। ये नियम लू सिहान के यहां आने के बाद ही लागू किया गया था। मैं झटके से खड़ा हो गया। नहीं। यहां से ब्लैक मार्केट पोर्ट कितनी दूर है? गाड़ी से जाने में लगभग 1 घंटा लगेगा। मैंने चारों तरफ देखा, फिर उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मैं थोड़ी देर में यहां से भागने वाला हूं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चुनताओ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। यंग मास्टर, क्या आप पागल हो गए हैं? बाहर हर जगह बंदूकधारी बॉडीगार्ड हैं और आपके पैर में अभी भी इलेक्ट्रॉनिक बेड़ी है। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको बिजली का झटका लगेगा। मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसमें करंट बहुत कम है। मुझे चोट नहीं पहुंचेगी और मैं सच में भागने वाला भी नहीं हूं। आज रात लू सिहान खतरे में है। मुझे उसकी मदद करने के लिए वहां जाना ही होगा। चुनताओ ने मेरी आंखों में दृढ़ निश्चय देखा। आखिरकार उसने दांत भींच लिए और मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई। मैंने तुरंत चुनताओ को वहां से हटाने का बहाना बनाया। चुनताओ, मेरे लिए एक बोतल पानी लेकर आओ। मैं गेंद ढूंढने जा रहा हूं। जैसे ही वह पानी लेने गई, मैं तेजी से भागकर खेल के मैदान के पीछे पहुंच गया। वहां मुझे सच में पानी की निकासी वाली पाइप के पास एक खाली जगह मिल गई। उसी समय चुनताओ ने हमारी योजना के मुताबिक बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया। पूरा खेल का मैदान एक पल में अंधेरे में डूब गया। उधर ब्लैक मार्केट पोर्ट के अंदर लू सिहान लाल और नीले रंग के कंटेनरों के बीच से गुजर रही थी। तभी ब्लैक मार्केट का बॉस घबराया हुआ उसके पास दौड़कर आया। मिस लू, हमने पता लगा लिया है। इस सब के पीछे वैनी चान का हाथ है। वह नकली मालवैन परिवार के बंदरगाह पर रखा हुआ है। शेनमो गुस्से से आग बबूला हो गया। इस वैन ईचान की हिम्मत तो देखो। मिस लू, मैं अभी अपने लोगों को लेकर। तो अब हम क्या करें? उसी समय लू सिहान की जेब में रखा फोन लगातार कंपन करने लगा। कॉल डॉक्टर लियू की थी। उसने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। मिस लू, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। यंग मास्टर सु भाग गए हैं। मुझे पता था कि वह सिर्फ नाटक कर रहा था। कुछ ही दिन हुए और उसने अपना असली रंग दिखा दिया। सुनो, तुमने तो कमाल कर दिया। बेकार लोगों की पूरी फौज हो तुम। लू सिहान फोन पर ही गुस्से से चिल्लाई। फिर उसने शेनमो को आदेश दिया, वापस चलो। लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने वाली थी, धाएं गोली चलने की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। लू सिहान, हम फिर मिल रहे हैं। आवाज खत्म भी नहीं हुई थी कि कंटेनरों के चारों तरफ अचानक 200 से ज्यादा काले कपड़े पहने हुए लोग निकल आए। उन सभी के हाथों में हथियार थे और उनमें से आधे लोगों के हाथों में बंदूकें थीं। वेनीचान तुरंत सतर्क हो गई। क्या तुम सच में जाने वाली हो? उसने चारों तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पास तो सिर्फ 10-15 लोग हैं। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे छू भी सको? लू सिहान की आवाज अचानक तेज हो गई। बोलो, कोई समस्या नहीं।
उसका इतनी आसानी से जवाब देना ही वैन यीचान को सोचने पर मजबूर कर गया। वह इसी दुविधा में थी कि उसी समय मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लैक मार्केट पोर्ट पहुंच गया। मैंने सामने वाली गोदाम की छत पर एक चमकता हुआ लाल निशान देखा। वह स्नाइपर था। सावधान! उस पल मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं पूरी ताकत से लू सिहान की तरफ दौड़ा और उसे धक्का देकर अपने नीचे ढक लिया। धाएं! एक गोली हमारे शरीर के बिल्कुल पास से निकलते हुए जमीन में जा धंसी। लू सिहान ने मुझे देखते ही गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? उसने मेरी कमर पकड़ ली और मुझे अपने साथ खींचते हुए कंटेनर के पीछे ले गई। क्या तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? तभी कंटेनरों के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। इसके तुरंत बाद पुलिस के सायरन की आवाज ने रात के आसमान को चीर दिया। कोई भी मत हिलना! सुनुओं ने यहां आने के रास्ते में ही पुलिस को फोन कर दिया था। अपने दिल की हालत को देखते हुए वह सिर्फ धीरे धीरे दौड़कर ही यहां तक आ पाया था, क्योंकि उसे याद था कि पिछले जन्म में लू सिहान को किसी की मदद न मिलने की वजह से गंभीर चोटें आई थीं। इसलिए वह जानता था कि अकेले उसके पास जाकर कुछ नहीं होगा, उसे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। लू सिहान ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने सुनुओं को दर्द से नीचे बैठते हुए देखा। उसकी आंखों में भरा गुस्सा तुरंत गायब हो गया। वह तुरंत एक घुटने के बल बैठी और चिंता से उसके कंधे को थाम लिया। क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है? सुनुओं ने दर्द से कहा। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। उसके पैर में लगी इलेक्ट्रॉनिक बेड़ी का हल्का करंट लगातार उसे परेशान कर रहा था। उसके टखने का पूरा हिस्सा लाल हो चुका था, जैसे उसे गर्म लोहे से जला दिया गया हो। लू सिहान ने तुरंत अपनी उंगली से फिंगरप्रिंट स्कैन किया। क्लिक! और इलेक्ट्रॉनिक बेड़ी खुल गई। लू सिहान ने दांतों के बीच से कुछ शब्द निकाले। सिर्फ उसके लिए। फिर उसने सुनुओं की तरफ देखते हुए पूछा, क्या वह तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है? तुमने उससे बचने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की और यहां तक भाग कर आ गए, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे कुछ करना दूं? सुनुओ, क्या तुम्हें उसके लिए जितना दुख होता है उसका आधा भी कभी मेरे लिए हुआ है? सुनुओं ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे घायल होने के डर से यहां आया हूं, मैं उसके लिए नहीं आया। तुम मेरी बात पर विश्वास करो। लू सिहान ने उसकी आंखों में देखा और अपने ऊपर ही व्यंग्य करती हुई एक ठंडी मुस्कान दी। ये झूठे ड्रामे मेरे सामने काम नहीं करेंगे। तुम दोबारा भागने के बारे में सोचने की भी कोशिश मत करना। तभी पुलिस की सीटी की आवाज गूंज उठी। वैन यीचान के आदमी एक एक करके समुद्र में कूदकर भागने लगे। वैन यीचान की नजरें उसी कंटेनर की दिशा पर जम गईं। सुनुओ, वह यहां कैसे आ गया? यूहू पवेलियन विला में लू सिहान सुनुओ को सीधे उसके कमरे में ले गई। सुनुओ जानता था कि लू सिहान अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, इसलिए उसने उसका पैर कसकर पकड़ लिया और उसे विनती करने लगा। मैं बंदरगाह पर सच में तुम्हारी वजह से गया था। अब मुझे वैन यीचान से नफरत है। क्या तुम इस बार कम से कम मेरी बात पर विश्वास कर सकती हो? लू सिहान का जवाब बर्फ की तरह ठंडा था। मैं सिर्फ उसी चीज पर विश्वास करती हूं जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा हो। अचानक लू सिहान ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। फिर उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए चेतावनी दी, अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं वैन यीचान को इस दुनिया से गायब कर दूंगी। फिर उसने कहा, और वह लड़का चुनता हो, वह तुम्हारा दोस्त है ना? मैं नहीं चाहती कि ऐसा दोबारा हो, वरना तुम्हारी इस जिद की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। सुनुओ डर के मारे लाल आंखों से उसे देखने लगा। उसका दिल पूरी तरह से दुख और बेबसी से भर गया था। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे कि लू सिहान ने अचानक उसका गला छोड़ दिया। धड़ाम! उसने दरवाजा जोर से बंद किया और वहां से चली गई। सुनुओ उसकी बेरहम पीठ को देखता रह गया। उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। वह खुद को ही दोष दे रहा था। अगर उसने उस समय लू सिहान से इतनी सारी कठोर और निर्दयी बातें न कही होती तो शायद आज लू सिहान उसकी किसी भी बात पर इतना अविश्वास नहीं करती। अंधेरे कमरे में सुनुओ धीरे धीरे सिसकता रहा और रोते रोते गहरी नींद में सो गया। तब तक आधी रात हो चुकी थी। क्लिक! कमरे का दरवाजा चुपचाप खुला। दरवाजे की दरार से आती रोशनी की एक किरण कमरे में दाखिल हुई और सुनुओं के चेहरे पर पड़ गई। शेन मो अपने हाथ में दवाइयों का बॉक्स लेकर खड़ा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या डॉक्टर लियू को बुला दूं? लू सिहान ने ठंडे स्वर में मना कर दिया। नहीं। लू सिहान दवाइयों का बॉक्स लेकर धीरे धीरे बिस्तर के पास पहुंची और नीचे बैठ गई। सुनुओ लड़का था और तकिए को बाहों में लेकर करवट के बल सो रहा था। उसके शरीर पर सिर्फ एक पतला कंबल पड़ा हुआ था। उसकी आंखों के कोनों पर आंसुओं के निशान अभी भी सूखे नहीं थे। वह इस समय इतना मासूम और बेबस लग रहा था कि किसी को भी उस पर दया आ जाए।
लू सिहान ने धीरे से उसके टखने को पकड़ा। उसने बेहद कोमलता से उसके पैर पर दवा लगानी शुरू कर दी। उसका सूजा हुआ और लाल टखना देखकर चोट और भी ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। दवा लगाने के बाद लू सिहान ने उसके पैरों को अच्छी तरह से कंबल से ढक दिया। फिर वह बिस्तर के किनारे बैठी और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को धीरे से हटाने लगी। उसकी उंगलियां उसके गाल पर ठहर गईं। नुओ नुओ। उसकी नजरें सुनुओं के हल्के खुले हुए लाल होंठों पर जा टिकीं। उन नरम होठों को देखकर उसके शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उसके भीतर लंबे समय से दबी इच्छाएं अचानक जंगल की आग की तरह तेजी से भड़कने लगीं। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका पूरा शरीर तनाव से भर उठा। लू सिहान ने अपने दांत कसकर भींच लिए। सुनुओं को पूरी तरह अपने करीब खींच लेने की तीव्र इच्छा उसके नियंत्रण और समझ को लगभग खत्म करने लगी थी, लेकिन वह जानती थी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने तुरंत अपनी जेब से शांत करने वाला इंजेक्शन निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपनी बांह में लगा लिया। कुछ ही सेकंड बाद उसकी लाल और बेचैन आंखों में फिर से होश लौट आया। वह अभी उठकर वहां से जाने ही वाली थी कि सुनुओं ने अचानक उसकी बांह को कसकर पकड़ लिया। पता नहीं वह सपने में क्या देख रहा था। उसकी खूबसूरत भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं और वह नींद में कुछ अस्पष्ट सा बड़बड़ा रहा था। लू सिहान ने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी भौहों के बीच की सिलवटों को धीरे से सहला दिया। तभी उसकी भौहें धीरे धीरे डीली पड़ने लगीं और उसका चेहरा शांत हो गया। उसी समय शेनमो ने एक टैबलेट लाकर लू सिहान के सामने रख दिया। कल रात की सारी निगरानी की रिकॉर्डिंग इसमें है। यंग मास्टर्स गोल्फ मैदान से भाग निकले थे। हमने अब बॉडीगार्ड की संख्या दोगुनी कर दी है। सभी रास्तों और निकासों की जांच हो चुकी है। अब उनके दोबारा भागने की कोई संभावना नहीं है। कल रात का पूरा माल भी वापस मिल गया है। क्या मिस वैन की तरफ भी और लोगों को भेजना है? लू सिहान के दिमाग में अचानक सुनुओं का आंसुओं से भरा और मासूम चेहरा आ गया। आखिरकार उसने बस सिर हिला दिया। इस बार के बाद ऐसा दोबारा मत होना। शेनमो वहां से चला गया, लेकिन जाते समय उसने मन ही मन एक गहरी सांस ली। यंग मास्टर सू की वजह से लू सिहान हर बार वेन यीचान को बच निकलने का मौका दे देती थी। आधी रात में वेन यीचान को खत्म करना उसके लिए चींटी को कुचलने जितना आसान था, लेकिन इसके बावजूद वह हर बार सिर्फ एक ही बात कहती थी, इस बार के बाद ऐसा दोबारा मत होना। सुनुओं की आंखें दोबारा खुलीं तो सुबह काफी देर हो चुकी थी। वह जैसे ही उठकर बैठा, उसे अपने टखने पर ठंडक महसूस हुई। कल रात उसके पैर में जो जलन और दर्द था वह पूरी तरह गायब हो चुका था। उसके शरीर पर पड़ा कंबल भी बदल दिया गया था। अब उसके ऊपर एक नरम रेशमी कंबल था। क्लिक! कमरे का दरवाजा खुल गया। सुनुओं ने नजर उठाकर सामने देखा। उसकी नजर सीधे लू सिहान पर जाकर रुकी। उसने काले रंग का शरीर से चिपका हुआ बुना हुआ स्वेटर पहन रखा था। उसकी आस्तीनें ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थीं, जिससे उसका पहनावा और भी आकर्षक लग रहा था। लेकिन सुनुओं के दिमाग में अभी भी पिछली रात लू सिहान का गुस्से में चिल्लाना और उसकी खतरनाक खून से भरी धमकियां साफ साफ घूम रही थीं। सुनुओं, आखिरकार इसके बाद सुनुओं को आखिरकार एहसास हुआ कि लू सिहान अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। डर के मारे वह बिस्तर के कोने की ओर और सिमट गया। उसने जल्दी से रजाई अपने ऊपर कसकर लपेट ली, मानो उसी में खुद को छिपा लेना चाहता हो। लू सिहान ने उसकी हर प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा। उसने मन ही मन सोचा, शायद यह बुरा भी नहीं है। अगर वह मुझसे डरता रहेगा तो दोबारा भागने की हिम्मत नहीं करेगा। वह रजाई के ऊपर से धीरे से उसके टखने को पकड़कर देखने लगी। सूजन सचमुच काफी कम हो चुकी थी। आखिर वह उसकी खुद बनाई हुई खास असरदार मरहम थी। लू सिहान ने नरम आवाज में पूछा, भूख लगी है? सुनुओ धीरे धीरे उसकी तरफ खिसक आया। उसने अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर डाल दिए और अपना चेहरा उसके गर्म सीने से लगा लिया। लू सिहान की आंखों में पल भर के लिए हैरानी चमक उठी। सुनुओं ने उसकी गर्दन से लगे लगे हल्की सी खांसी की। लू सिहान तुरंत घबरा गई। उसने जल्दी से रजाई उसे और अच्छी तरह ओढ़ा दी। साथ ही नौकर को कमरे का तापमान बढ़ाने का आदेश दिया। फिर प्यार से बोली, पहले तुम्हारा चेकअप हो जाए, उसके बाद खाना खा लेना, ठीक है? सुनुओं का इस तरह खुद उसके पास आकर लिपटना लू सिहान के दिल को गहराई तक छू गया। उसकी आवाज भी अनजाने में पहले से कहीं ज्यादा कोमल हो गई। उसे सचमुच चिंता थी कि कल रात भागने की वजह से सुनुओं के दिल पर कोई बुरा असर न पड़ा हो, इसलिए वह पहले उसका पूरा मेडिकल चेकअप करवाना चाहती थी। सुनुओं आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाकर मान गया। लड़का चुपचाप ठंडे मेडिकल कैप्सूल में लेट गया। उसे अपनी साफ और मासूम आंखों से लगातार लू सिहान को देखता हुआ देखकर
लू सिहान के मन में अचानक एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। अगर इस समय वह उसे यूं मासूमियत से न देख रहा होता तो शायद उसके भीतर का उग्र और हिंसक स्वभाव फिर से काबू से बाहर हो जाता। तभी डॉक्टर लियू ने रिपोर्ट देते हुए कहा, मिस लू, यंग मास्टर सू की सभी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य हैं। उन्हें बस हल्की सी ठंड लगी है। लू सिहान ने बस हल्के से सिर हिला दिया। कल रात की घटना के बाद सुनो, सचमुच पहले से काफी शांत और आज्ञाकारी हो गया था। लू सिहान उसके लिए दुबले मांस की गरम खिचड़ी लेकर आई। पहले थोड़ा सा खा लो, पेट गर्म हो जाएगा। सुनुओ ने सिर्फ एक चम्मच खाया और तुरंत कटोरी दूर सरका दी। इसका स्वाद बिल्कुल फीका है। उसने सिर हिलाया। मुझे ये नहीं खाना। इस बार हैरानी की बात यह थी कि लू सिहान बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। उसने धैर्य से पूछा, तो फिर तुम क्या खाना चाहते हो? सुनुओ की आंखें चमक उठीं। मुझे शोईजू यू, मसालेदार उबली हुई मछली खानी है। लू सिहान ने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। वह उसे मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह जगह काफी सुनसान थी। यहां ताजी सामग्री भी आसानी से उपलब्ध नहीं थी। अगर अभी बनवाती तो काफी समय लग जाता। उसे डर था कि कहीं सुनुओ भूखा रहकर अपना पेट खराब न कर ले। इसलिए उसने प्यार से समझाया, तुम पहले थोड़ा सा दलिया खा लो, मैं अभी लोगों को मछली तैयार करने के लिए कहती हूं। सुनुओ मुस्कुरा उठा। उसके चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई। उसने मीठी आवाज में कहा, सिहान, तुम बहुत अच्छी हो। लू सिहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बस तुम ऐसे ही अच्छे बच्चे बने रहो। आज का सुनुओ इतना शांत और आज्ञाकारी था कि लू सिहान को भी यह सब कुछ थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। अगर पहले वाला सुनुओ होता तो अब तक पूरा घर सिर पर उठा चुका होता। लू सिहान ने तुरंत एक फोन किया। सिर्फ 10 मिनट बाद हेलीकॉप्टर से ताजी जिंदा मछली मंगवा ली गई। आधे घंटे के भीतर गर्मा गर्म शुई झुयू खाने की मेज पर परोस दी गई। उसने खास तौर पर उसमें मिर्च भी अपनी पसंद के अनुसार डलवाई थी। स्वाद बिल्कुल वैसा था जैसा सुनुओ को पसंद था। सुनुओ ने खुशी खुशी कई निवाले खाए। कल रात की सारी उदासी पल भर में गायब हो गई। वह मुस्कुराया, फिर अपनी ही चॉपस्टिक से एक टुकड़ा उठाकर लू सिहान की प्लेट में रखते हुए बोला, तुम भी खाओ ना। बगल में खड़ा शेनमो यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। यंग मास्टर सू ने अपनी ही चॉपस्टिक से मिस लू कोई को खाना परोस दिया, जबकि पूरी दुनिया जानती थी कि लू सिहान को सफाई, जर्म्स को लेकर बहुत ज्यादा परहेज है। वह घर से बाहर निकलते समय हमेशा अपना अलग कटलरी सेट साथ रखती थी। बिजनेस जगत में तो यह एक मशहूर नियम था। अगर मिस लू के साथ खाना खाना हो तो हमेशा सर्विंग चॉपस्टिक, कॉमन चॉपस्टिक का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। लू सिहान के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने सुनुओ की चॉपस्टिक से रखी गई मछली का टुकड़ा उठाया और बिना किसी झिझक के खा लिया। उधर शेनमो, जो नई प्लेट और चॉपस्टिक लाने ही वाला था, वहीं का वहीं पत्थर बनकर रह गया। लेकिन उसकी हैरानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ उसने उसकी पूरी दुनिया ही हिला दी। सुनुओ की भूख छोटी थी। कुछ कौर खाने के बाद ही उसका पेट भर गया। उसने अपना कटोरा लू सिहान की तरफ बढ़ा दिया। मुझसे अब और नहीं खाया जाएगा। उसकी आवाज में मासूमियत और हल्की सी नखरेबाजी थी। लू सिहान ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे अपना बचा हुआ खाना खाने के लिए दिया था। सुनुओ मुस्कुराकर बोला, अभी अभी तो बना है, इसे फेंकना मत, बर्बाद हो जाएगा। शेनमो अभी लू सिहान को उसकी सफाई पसंद होने की आदत याद दिलाने ही वाला था कि अगले ही पल लू सिहान बिना चेहरे का भाव बदले वही बचा हुआ खाना खाने लगी। सिर्फ उस एक सुबह में शेनमो की पूरी दुनिया कई बार टूटी और फिर से बन गई। खाना खाने के बाद लू सिहान ऊपर मीटिंग के लिए चली गई। ऑनलाइन मीटिंग में 8 अलग अलग देशों की भाषाएं सुनाई दे रही थीं। सुनुओ को सिर्फ थोड़ी बहुत अंग्रेजी और फ्रेंच ही समझ आती थी। बाकी तकनीकी बातें तो उसके सिर के ऊपर से गुजर रही थीं। इसलिए वह सीधे डांस स्टूडियो चला गया। वह एक क्लासिकल डांसर था। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्तक बनना ही उसका सबसे बड़ा सपना था। पिछले जन्म में जब लू सिहान ने उसे अपने पास रखा था तो उसके मन का आधा गुस्सा इसी वजह से था। लेकिन तब उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि लू सिहान ने उसके लिए 100 वर्ग मीटर से भी बड़ा निजी डांस स्टूडियो बनवाया था और पूरी दीवार उसके लिए प्रोफेशनल डांस कॉस्ट्यूम से भर दी थी। अब पुनर्जन्म के बाद उसे महसूस हुआ कि वह कितना मूर्ख था। उसने उस सच्चे प्यार की कभी कदर ही नहीं की। आधे घंटे बाद ऑनलाइन मीटिंग खत्म हुई। लू सिहान ने अपनी कनपटियां दबाते हुए पूछा, वह अभी क्या कर रहा है? शेनमो ने सम्मान से जवाब दिया,
यंग मास्टर सू इस समय डांस स्टूडियो में अभ्यास कर रहे हैं। क्या मैं उन्हें बुला लाऊं? लू सिहान ने शांत स्वर में कहा। जरूरत नहीं। फिर उसने आदेश दिया, परसों होने वाली कार रेस की तैयारी तुम संभालो। शेन मो हैरान रह गया। मिस लू, क्या आप खुद हिस्सा लेने वाली हैं? वे नीचान कई सालों से लगातार चैंपियन रही है। उसी नाम की वजह से उसने न जाने कितने निवेशक अपनी तरफ कर लिए हैं। लू सिहान घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी नजर सामने डांस करते हुए सुनुओं पर जाकर टिक गई। उसे देखते ही उसकी यादें उस गर्मियों के मौसम में लौट गईं। सुनुओ थोड़ा सा नाचता, फिर रुक कर आराम करने लगता। उसे हमेशा याद रहता था कि दिल पर ज्यादा दबाव नहीं डालना है। अचानक शीशे में उसकी नजर लू सेहान पर पड़ी। वह तुरंत मुस्कुराते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लू सेहान ने इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। उसने सहज ही हाथ बढ़ाकर उसे मजबूती से थाम लिया। लड़के ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। नाक की नोक पर पसीने की हल्की बूंदें अब भी चमक रही थीं। वह चुपचाप उसे लिपट गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। लू सिहान तुरंत घबरा गई। क्या हुआ? कहीं चोट तो नहीं लगी? सुनुओं ने होंठ फुलाते हुए कहा। कल रात तुमने मुझ पर इतना गुस्सा किया था, मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है। लू सिहान का शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया। उसके मन में फिर से सतर्कता लौट आई। उसे डर था कि कहीं अगले ही पल सुनुओ फिर पहले जैसा उससे नफरत करने वाला ना बन जाए। यही वह बात थी जिससे वह सबसे ज्यादा डरती थी। सुनुओ धीरे से बोला, कल रात तुमने मेरा गला भी दबाया था, मुझे बहुत डर लगा था। अगली बार ऐसा मत करना, ठीक है? लू सिहान ने तुरंत पूछा, क्या सच में दर्द हुआ था? उसे पूरा यकीन था कि उसने पूरी सावधानी रखी थी, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो सुनुओं की गोरी गर्दन पर सचमुच उंगलियों का हल्का निशान मौजूद था। वह असहज होकर तुरंत बात बदलते हुए बोली, अगले हफ्ते कार रेस है, क्या तुम उसे देखने चलोगे? सुनुओं की आंखें चमक उठीं। सच? क्या मैं भी जा सकता हूं? फिर वह एक पल के लिए सतर्क हो गया। उसे याद था कि वैनी चान भी कार रेस में हिस्सा लेती है। उसे लगा शायद यह भी लू सिहान की कोई परीक्षा है। उसने पूछा, क्या तुम भी रेस में हिस्सा लोगी? फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे कार रेस में खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर तुम रेस करोगी तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। लू सिहान मन ही मन मुस्कुरा उठी। उसे पता था कि सू नुओ जानबूझकर उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी उसे यह सब अच्छा लग रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगे हो। सुनुओ ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं जो कह रहा हूं वह दिल से कह रहा हूं। लू सिहान ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। लड़के के चेहरे पर खिल्ली व चमकदार मुस्कान उसे बेहद अनमोल लगी। तभी सुनुओं को कुछ याद आया। उसने अपना टखना आगे बढ़ाकर मासूमियत से कहा, क्या अब मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक बेडी पहननी जरूरी है? ये बहुत बदसूरत लगती है और मेरे टखने में अभी भी दर्द होता है। लू सिहान ने बिना देर किए जवाब दिया, अब इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब उसे पूरा विश्वास था कि सुनुओ उससे भागकर कहीं नहीं जाएगा। सुनुओ खुशी से उछल पड़ा। उसने पंजों के बल खड़े होकर लू सिहान के होंठों के कोने पर हल्का सा चुंबन दे दिया। सिहान, तुम सबसे अच्छी हो। लू सिहान वहीं स्तब्ध रह गई। अगले ही पल वह थोड़ा झुकी और सुनुओं के हटने से पहले उसके होंठों पर एक छोटा सा चुंबन दे दिया। पिछली बार का वह चुंबन उसके दिल में गहराई तक बस चुका था। तब से वह बार बार उसी एहसास को याद करती रहती थी। वह अपनी इस चाहत पर पूरी तरह काबू नहीं रख पा रही थी। ये बस एक पल भर का हल्का सा चुंबन था, लेकिन अगले ही क्षण उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ। वह तुरंत पीछे हट गई। उसके मन में बेचैनी भर गई। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई, कहीं वह मुझसे नफरत तो नहीं करने लगेगा? तभी सुनुओ ने उसका कपड़ा पकड़कर धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे चूमना चाहती हो? लू सिहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। सुनुओ धीरे से उसके करीब आया। सिहान, मुझे चूमो। उसकी यह बात सुनते ही लू सिहान का आत्मसंयम टूट गया। उसने सुनुओ को अपनी बाहों में संभाला और धीरे से उसे शीशे के सामने ले गई। फिर उसने पहल करते हुए उसे गले लगाया और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। सुनुओ ने भी अपनी बाहें उसके गले में डाल दीं और उसके स्नेह का उसी गर्मजोशी से जवाब दिया। उसी समय शेनमो नीचे आया। वह मिस लू को मीटिंग के लिए बुलाने वाला था, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह तुरंत चुपचाप वापस मुड़ गया। वह मन ही मन बुदबुदाया, मैंने अभी क्या देख लिया? क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने खुद को जोर से चुटकी काटी। दर्द महसूस हुआ। उसने दोबारा देखा। दृश्य बिल्कुल वैसा ही था। इस बार वह बिना कुछ कहे घबराकर वहां से भाग गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, मीटिंग बाद में भी हो जाएगी।